friends, welcome back. भाई, can India defend its airspace like Israel? यही मेरा क्वेश्चन था ना, जब मैंने वो देखा था वीडियो में न्यूज़ के अंदर कि इजराइल अब ऐसा लेज़र सिस्टम बना रहा है कि वो, और कह रहे थे 2 साल के अंदर वो रेडी हो जाएगा। देखिए, मेन इसमें पॉइंट ये है, क्या हमारा डिफेंस सिस्टम बचा पाएगा 300 रॉकेट से? हाँ, जैसे यहाँ पे 300 रॉकेट आए हैं और कितनी अलग अलग डायरेक्शन से आ रहे हैं, और उस टाइप से क्या। और मेरा भी ये क्वेश्चन था कि मेरे भी दिल में था कि भैया हमारा भारत भी ऐसा ही होना चाहिए, हाई वॉल्यूम अटैक हो हर जगह से, तब कर सकें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय सेनाओं के एयर डिफेंस सिस्टम्स के बारे में। साथ ही इस वीडियो के दौरान हम लोग ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भारतीय सेनाएं अपने एयर स्पेस को इजराइल की तरह डिफेंड कर पाएंगे। ये डिबेट शुरू हुआ है महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा जी के एक ट्वीट के बाद में। देखिए, ईरान ने इजराइल के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स, क्रूज मिसाइल सिस्टम्स और कामाकाजी ड्रोन्स का प्रयोग करते हुए एक अटैक किया था, लेकिन इजराइल की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि ज्यादातर सिस्टम्स को उन्होंने इंटरसेप्ट कर लिया है और केवल 7 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स इजराइल के अंदर गिरी हैं। उनकी तरफ से 185 कामाकाजी ड्रोन्स, 36 क्रूज मिसाइल सिस्टम्स और 110 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स को इंटरसेप्ट किया गया है। महिंद्रा जी के ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि इजराइल के पास में आयरन डोम के साथ साथ डेविड स्लिंग, एरो 2 और एरो 3 जैसे सिस्टम्स हैं। साथ ही वो आयरन बीम के ऊपर इस समय काम कर रहे हैं। भारत को भी अपना फोकस और स्पेंडिंग इसी डायरेक्शन में डालनी चाहिए, और इसी के बेसिस पर बहुत सारे लोगों की तरफ से क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या भारत अपने एयर स्पेस को पूरी तरीके से डिफेंड कर सकता है। देखिए, ईरान और इजराइल के बारे में बात करने से पहले आइए सबसे पहले मैप में इन दोनों देशों को देख लेते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पर है इजराइल और यहाँ पर है ईरान। दोनों देशों के बीच में लगभग 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और प्रॉपर ईरान से अगर कोई मिसाइल सिस्टम लॉन्च की जाती है तो उसको पूरे इराक, सीरिया और लेबनान के ऊपर से उड़ते हुए इजराइल में आना पड़ेगा, या फिर इराक और जॉर्डन के ऊपर से उड़ते हुए इजराइल के ऊपर आकर गिरना पड़ेगा। यहाँ पर इस मैप को भी देखिएगा, जहाँ पर आपको यूएस के बेसेस दिखाई देंगे, और इन सारे के सारे बेसेस के ऊपर लॉन्ग रेंज रेडार सिस्टम। नॉर्मली जब भी बात की जाती है क्रूज मिसाइल सिस्टम्स और लॉइटरिंग म्यूनिशंस की, तो ये कंपैरेटिवली कम ऊंचाई पर उड़ते हैं, और इसी वजह से जब इनको रेडार पकड़ते हैं तो ये टारगेट के काफी ज्यादा करीब होते हैं, यानी कि एक सरप्राइज के साथ में आते हैं। लेकिन अगर एनिमी को पहले से ही पता है कि इस तरीके के सिस्टम आपके बेसेस की तरफ आ रहे हैं, तो वो सरप्राइज एलिमेंट पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, और फाइटर जेट्स की मदद से इनको इंटरसेप्ट करना कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। दूसरी चीज, अगर आप इजराइल की साइज देखेंगे तो इनका टोटल एरिया मिजोरम से भी कम का है। साथ ही ये देश एक डैगर शेप देश है, यानी कि अगर इनके सेंटर स्पाइन के ऊपर आप एयर डिफेंस सिस्टम्स माउंट करेंगे तो इस पूरे देश को सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम कवर काफी आसानी से मिल सकता है। इसकी तुलना में अगर आप भारत, रशिया, चाइना या फिर यूएस जैसे देशों की बात करेंगे तो ये बड़े एरिया वाले कंट्रीज अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को अपने स्ट्रेटेजिक एरियाज के आसपास प्लेस करते हैं। प्रैक्टिकली ये बड़े एरिया वाले कंट्री 5 या 6 लेयर वाले एयर डिफेंस को पूरे कंट्री के ऊपर नहीं इंस्टॉल कर सकते हैं, और इसी वजह से ये 5 और 6 लेयर वाले एयर डिफेंस कवर्स स्ट्रेटेजिक एसेट्स के आसपास ही क्रिएट किए जाते हैं। अगर भारत में एयर डिफेंस कवर्स की बात की जाए तो ये 5 या 6 लेयर के एयर डिफेंस कवर्स बनते हैं। सबसे पहला कवर होता है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स का, जहां पर मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम जैसे कि इग्ला एस, एंटी एयरक्राफ्ट गन L-70 और ZU-23 जो अब और ज्यादा रेलेवेंट हो गए हैं, ये पहली लेयर बनाते हैं। ये सिस्टम आपको मैक्सिमम 5 किलोमीटर तक की रेंज देते हैं, और अगर एल्टीट्यूड की बात की जाए तो वो भी 3.5 किलोमीटर तक की होती है। लेयर 2 में सिस्टम्स होते हैं जैसे कि स्टेरला, ओसा या तुंगुस्का। ये सिस्टम आपको लगभग 15 किलोमीटर तक की रेंज देते हैं। अगर एल्टीट्यूड की बात की जाए तो वो भी 12 किलोमीटर तक की मिलती है। फिर आता है लेयर 3, जहां पर आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, स्पाइडर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम या फिर पुराने पेचोरा सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स आते हैं। इस कैटेगरी में आपको 30 किलोमीटर तक की रेंज और 20 किलोमीटर तक की एल्टीट्यूड मिलती है। वहीं पर अगर लेयर 4 की बात की जाए तो वहां पर बराक 8 के बेसिस पर बनाई जाने वाली मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम यूज की जाती है। यहाँ पर आपको 70 किलोमीटर तक की रेंज मिल जाती है, और इंटरसेप्शन एल्टीट्यूड 20 किलोमीटर के आसपास की मिलती है।
इस मिसाइल सिस्टम के एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग केवल बेसलाइन वेरिएंट की ही बात कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने जितनी भी सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स के बारे में बात की है, इनको एक डिसेंट नंबर में ऑलरेडी भारतीय सेनाओं के साथ में शामिल किया गया है और ये सभी के सभी ऑपरेशनल सिस्टम्स। अगर आप लेयर 5 की बात करें तो लेयर 5 बनती है S-400 ट्रायम्फ से, जो खुद में ही एक 4 लेयर वाला एयर डिफेंस सिस्टम है। इस सिस्टम के साथ में आपको मैक्सिमम रेंज 400 किलोमीटर तक की मिलती है। वहीं पर अगर एल्टीट्यूड की बात की जाए तो 30 किलोमीटर तक की एल्टीट्यूड पर आप इंटरसेप्शन करने में सक्षम होते हैं। अगर लेयर 6 की बात की जाए तो वहां आता है भारत का एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम और इस कैटेगरी में भी 2 लेयर्स। पहली लेयर में एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम आता है और दूसरी लेयर में पृथ्वी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स आती है। एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम लगभग 200 किलोमीटर तक की रेंज देता है और ये 40 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पर अपने टारगेट को मारने में सक्षम है। वहीं अगर पृथ्वी एयर डिफेंस व्हीकल की बात की जाए तो इसकी रेंज 300 किलोमीटर से लेकर 5000 किलोमीटर तक की है और ये 80 किलोमीटर तक की एल्टीट्यूड पर अपने टारगेट को मारने में सक्षम है। और रिकॉर्ड्स के लिए मैं आपको बता देता हूं कि भारत की बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड प्रोग्राम ऑलरेडी डिप्लॉयड है और फेज 1 की 2 साइट्स ऑलरेडी डेवलप की जा चुकी हैं। यानी कि भारतीय सेनाओं के पास में मल्टी इक्विपमेंट सिस्टम्स हैं जो भारत को पूरी तरीके से एक एयर डिफेंस कवर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा भारत के पास में एंटी ड्रोन सिस्टम्स हैं जिसमें हार्ड किल, सॉफ्ट किल और लेजर जैसी फैसिलिटीज होती हैं और कई नए सिस्टम्स इस समय डेवलपमेंट में हैं, जैसे कि वी शराड के बेसिस पर व्हीकल माउंटेड सिस्टम जो आपके लेगेसी सिस्टम्स को रिप्लेस करने में मदद करेगा। प्रोजेक्ट उषा के तहत बनाया जाने वाला लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जो S-400 ट्रायम्फ को कॉम्प्लीमेंट करेगा और BMD फेज 2 जो प्रैक्टिकली 5000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स को इंटरसेप्ट करने में सक्षम ये कर क्या रहा है। चीजों के अलावा आपको एक चीज ये भी समझनी पड़ेगी कि एयर डिफेंस कवर केवल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम से नहीं प्रोवाइड किया जाता है। दूसरे इंपॉर्टेंट सिस्टम्स होते हैं रेडार और फाइटर जेट्स। रेडार एक ऐसी कैटेगरी है जहां पर भारत ने बहुत ही सिग्निफिकेंट काम किया है और इस सिग्निफिकेंट काम में इजराइल भारत के साथ में खड़ा रहा है। भारत के बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड प्रोग्राम में यूज होने वाला स्वॉर्डफिश रेडार इजरायली ओरिजिन के ग्रीन पाइन रेडार के ऊपर ही बेस्ड है और अब आकाश तीर आ जाने के बाद में इंडियन आर्मी का सिस्टम भी नेटवर्क्ड हो चुका है। यानी कि ये सभी सिस्टम साथ में मिलकर एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर बना सकते हैं और उसके हिसाब से टारगेट्स को इंटरसेप्ट किया जा सकता है। इजराइल की तरफ से जो इंटरसेप्शन मिशन किया गया था वहां पर ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल सिस्टम्स को इंटरसेप्ट करने के लिए फाइटर जेट्स का भी प्रयोग किया गया है और नेचुरली अगर भारत की तरफ से इस तरीके का मिशन किया जाएगा तो वहां पर भी सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स के साथ साथ फाइटर जेट्स का प्रयोग किया जाएगा। बालाकोट के बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच में जब परेशानियां बढ़ी थी तो भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI ने पाकिस्तान के कई ड्रोन्स मारकर गिराए थे और फाइटर जेट्स को यूज करके ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल सिस्टम्स को मारना कंपैरेटिवली काफी आसान है। ओवरऑल इजराइल की एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज काफी शानदार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय सेनाओं के पास में एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज नहीं है। भारत जैसे एक बड़े देश के लिए चीजें काफी डिफरेंट हैं और भारत को कॉम्प्रिहेंसिव एयर कवर बनाने के लिए हर तरीके की टेरेन के हिसाब से वेपन सिस्टम्स को अपने बेड़े में शामिल करना पड़ेगा। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर भारतीय सेनाएं अपने एयर डिफेंस को पूरी तरीके से सिक्योर करने में सक्षम है और हर तरीके के थ्रेट, चाहे वो क्रूज मिसाइल सिस्टम हो, ड्रोन हो या बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम हो, इन सभी थ्रेट्स के सामने भारतीय सेनाओं के इक्विपमेंट भारत के एयर स्पेस को पूरी तरीके से डिफेंड करने में सक्षम है। हालांकि भारतीय सेनाओं के लिए कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी जब सैचुरेटेड अटैक्स किए जाएंगे, क्योंकि अगर आपके सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम में 20 इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम्स हैं और एनिमी की तरफ से 21 सिस्टम्स आपके ऊपर मारे जाते हैं तो आप ऐसी सिचुएशन में 20 टारगेट को इंटरसेप्ट कर सकते हैं, लेकिन 21वें टारगेट को इंटरसेप्ट करने के लिए आपके पास में मिसाइल सिस्टम नहीं होंगी और ये आपके एयर स्पेस में अनचैलेंज तरीके से घूमता रहेगा। लॉइटरिंग मिनिशंस आ जाने के बाद में सैचुरेटेड अटैक एक बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका है और ऐसी स्थिति में आप कितने भी रोबस्ट एयर डिफेंस सिस्टम्स बना लें, उनको सैचुरेट किया जा सकता है और एक न एक सिस्टम आपके एयर स्पेस में घुस सकता है। ऐसी स्थिति में आपका डिटरेंस काम आता है और एनिमी के अंदर वो डर होना चाहिए कि आपके एयर स्पेस में अगर एनिमी का कोई भी सिस्टम दिखाई देता है तो उसका रेस्पॉन्स अनप्रेसिडेंटेड होगा और उसके चलते एनिमी के अंदर वो डर हमेशा बना रहेगा कि अगर उनकी तरफ से कोई भी गलत स्टेप लिया जाता है तो उसके रिपरकशंस होंगे और बहुत स्ट्रांग होंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। तो बेसिकली ये बात है कि देखो इजराइल का लैंड छोटा है तो इसलिए वो आयरन डोम और अपने को पूरे सारे तरफ से जो है प्रोटेक्ट कर पाते हैं, पर हमारा जो लैंड इतना वास्ट है और साथ में हर जगह पे अलग ही है, कहीं पहाड़ है, कहीं पे रेगिस्तान है, हर जगह अलग है, कहीं पे समुद्र है, तो वो पूरे को चारों तरफ से अपने भारत को कैसे करेंगे। उन्होंने पूरे लेवल्स दिखाए थे। उसे कवरेज बहुत अच्छी नजर आ रही है, मगर क्वांटिटी का पता नहीं। मतलब वो ठीक है, बहुत अच्छी कवरेज है,
काफ़ी 80 किलोमीटर्स बोल रहे हैं, स्पेस तक इतना कवरेज है, दैट इज़ गुड। मगर अगर 300 आए तो क्या हमारे पास इतना सारा पड़ा है कि 300 को इतने फेंके प्रोजेक्टाइल्स उनको न्यूट्रलाइज करें? वही तो वहाँ तो इसराइल अपनी फैक्ट्री ऑन कर देगा, बनाता चले जाएगा मिसाइल्स। हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि खुद बना के हम कर सकते हैं, दैट इज़ अ पॉइंट। वो कह भी तो रहे थे कि यही है ना, सैचुरेशन पॉइंट आ जाए तब क्या करेंगे, कि हमारे पास अगर 20 को करने का है और वहां से 20 प्लस एक और आ जाए तो फिर वो एक और को क्या करेंगे, तो वो क्वेश्चन है। तो मेरे को तो यही लग रहा है कि एनफ स्टॉक पाइल है, मगर होना तो चाहिए। जब तक हम खुद अपना नहीं बनाएंगे प्रॉब्लम रहेगी। बनाना तो अपना ही पड़ेगा इवेंचुअली, तो वो तो सबको अब समझ में आ चुकी है कि अपना ही अपने देश में बनाना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर कल को खत्म हो जाए तो कहाँ से मंगवाओगे? टेस्टिंग भी बड़ी जबरदस्त करनी पड़ेगी, कहीं टेस्ट करके कोई आप छोटे एरिया में पता नहीं 50-60 मिसाइल्स एक ही झटके में फेंकिए और देखिए कैसा करता है। टेस्टिंग भी बहुत ज़रूरी बात है। पर ये देख के कि जिस तरह से उन्हें सारा बताया ना, कितने लेयर्स बता दिए, मैं तो बड़ी इम्प्रेस्ड हुई हूँ उससे कि भैया क्या कमाल का हमने किया हुआ अपना सिस्टम, कि भैया स्पेस तक भी, जैसे बता रहे हैं कि स्पेस तक भी जाके हम इनको कर सकते हैं। तो हम प्रिपेयर हुए हुए हैं और उससे आगे भी बढ़ रहे हैं अभी हम, तो देख के अच्छा लग रहा है। और इजराइल तो वैसे ही हमारा दोस्त है, तो कितना कुछ इजराइल के साथ मिलके भी हम कर रहे हैं। तो चलो यार फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।